वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बिजनेस सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो ऑलरेडी वी विल डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाकर के आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हो। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कंसिडरेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहां से आपके केस स्टडीज बनते ही बनते बेटा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम कहते हैं बेटा, लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न्स। कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू, दैट मींस समथिंग इन रिटर्न्स। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि यहां पर क्या है बेटा, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मिस्टर वाई, मैं अपना कार बेचना चाहता हूं तुम्हें, क्या तुम्हें स्वीकार है? इसने कहा देखो भाई, मैं कार तो आपका ले लूंगा, बट इसके बदले में मैं 2 लाख रुपीस आपको पे करूंगा। यहां पर क्या हुआ बेटा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करा, फर्स्ट प्रॉमिस करा कि मैं आपको कार की डिलीवरी करूंगा, और इन्होंने कहा देखो भाई, मैं फ्री में नहीं लेता कोई चीज, मैं इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए पे करूंगा। तो यहां पर क्या है बेटा, कंसिडरेशन टू ईच अदर। यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करा, कार की डिलीवरी करा, और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को सिमिलरली 2 लाख रुपए पे करा। तो यहां पर दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे की अपनी वादा जो है, प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न्स, एक दूसरे के बदले में होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहां पर बात करेंगे बेटा कि मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लीगल रूल्स एंड रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। एक वैलिड कंसिडरेशन को होने के लिए क्या क्या रूल्स रिगार्डिंग है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कि रूल्स ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा बताया गया है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है बेटा जहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए वहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जहां पर हम बात करते हैं पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए, एक दूसरे को खास होना चाहिए बेटा। और उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं बेटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब पहला क्लास पढ़ाया था तो उसमें सेक्शन 10 में गिवन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में गिवन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक पार्टीज के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन है, जिसमें सबसे पहला ये बताया गया है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए बेटा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है बेटा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें से कोई भी फीचर्स अगर अब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ये बात को हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह लो या कॉन्ट्रैक्ट कह लो, बोथ आर सेम। क्लियर पॉइंट? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 10 में जितने भी एलिमेंट्स वैलिड होने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा प्रेजेंट होना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम यहां पर बात करते हैं बेटा कि इसीलिए मैंने कहा कि जब आप सबसे पहली वाले क्लास को अगर पढ़ोगे या आपका बेसिक्स वगैरह जब जानोगे तो आपके सारे ही चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके लिए रूल्स रिगार्डिंग क्या है। फिर हमने कंसिडरेशन स्टार्ट करा। फिर हम आगे वाले चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या होता है और कौन से ऐसे पार्टीज होती है जिसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, ऐसे कौन से पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके द्वारा ली गई डिसीजन एक निर्णायक माना जाएगा बेटा। वो सारा कुछ लॉ में मेंशन है, प्रोविजन में लिखा हुआ है।
फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट के अंदर क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर वैलिड एक कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसिडरेशन नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सिबल। इसीलिए बताया गया बेटा, मैंने अभी बताया कि कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू, दैट मींस समथिंग इन रिटर्न्स। जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार की डिलीवरी करा बेटा, सिमिलरली मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या करा, 2 लाख रुपए डिलीवरी किया या पेमेंट करा, हम ये कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। चलिए बढ़े आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है और लॉ के अंदर कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। आइए मेरे भाई मेरे साथ इसको हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन बेटा लिखा हुआ है सेक्शन 2D में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2D में, डिफाइन करा गया कंसिडरेशन एज फॉलो। कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये प्रॉमिसर के डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promises is called consideration for a promise। हम इसको कहते हैं बेटा कंसिडरेशन कहते हैं। तो लॉ में आपका लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन का डिफाइन करा गया, कंसिडरेशन को डिफाइन करा गया सेक्शन 2D के अंदर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये प्रॉमिसर के डिजायर के ऊपर डिफेक्ट करता है बेटा। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called promise of the consideration। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, इन डेफिनेशन को टुकड़ों में हम बांट करके हम स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन में क्या होता है, सामने वाले के लिए बेटा हम कुछ करने के लिए चाहते हैं, विलिंगनेस टू समथिंग या डूइंग समथिंग। जैसे कि अजय गारंटी वुवन for repayment of price of goods which woman wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। Here selling of goods on a credit by woman to Chaitanya is a consideration promises for a। तो यहां पर क्या बताया गया कि अजय इज अ गारंटी, अजय ने गारंटी लिया, अजय गारंटी वुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स वुवन वांटेड टू सेल ऑन दी 1 month credit to Chaitanya। Here selling of goods on a credit by the woman to Chaitanya is a consideration promises for a। यहां पर गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात होती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो उसका पेमेंट का भागीदारी मैं हूंगा और इसकी पेमेंट मैं करूंगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है बेटा कि कुछ चीज अगर आप परचेस करने के लिए जाते हो तो एज अ गारंटी मांगा जाता है कि बेटा आप गारंटी भी ना, हम नहीं देंगे आपको ये चीज। तो वहां पर एज अ गारंटर शो करना पड़ता है कि देखो जी अगर मैं नहीं पेमेंट अगर इस चीज को अगर नहीं कर पाया तो ये भी हमारे जो मित्र है ये आपको पेमेंट करेंगे, दैट इज एन गारंटी। फिर हम बात करते हैं बेटा कंसिडरेशन इज एन ऑब्स्टेंस और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां पर अभिषेक प्रोमिसेस क्या कर रहे हैं कि भारती नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ सी भारती वुड पे अभिषेक 1 लाख। हियर abstaining ऑन पार्ट ऑफ अभिषेक वुड बी कंस्टिट्यूट द कंसिडरेशन अगेंस्ट द भारती फॉर पेमेंट। यहां पर ये कह रहा है अभिषेक प्रोमिसेस भारती नॉट, अभिषेक ये प्रॉमिस कर रहा है कि देखो जो बकाया पैसा जो मैंने लेना है आपसे, अगर विद इन इतने दिन के अंदर अगर आप मुझे प्रोवाइड कर देते हो या पेमेंट कर देते हो तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा या आपके खिलाफ मैं एक्शन नहीं लूंगा, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लूंगा। तो यहां पर विलिंगनेस टू डू, कुछ सामने वाले के लिए करने की इच्छा जाहिर करना और कुछ ना करने की बेटा, तो ये क्या हम। और उसके बाद हम बात करें कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन किसके बेस पर होना चाहिए, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन में बी प्रॉमिसी और एनी अदर पर्संस। कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है बेटा, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन होने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से कंसिडरेशन को डिफाइन करा गया है कि प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऑफ एट द पार्टीज एक्सटेंड्स टू ईच अदर। फ्रॉम द कंसिडरेशन सम बेनिफिट्स और राइट्स और प्रॉफिट्स वन पार्टी, सम डेट्रीमेंट और लॉस ऑफ फॉरवियरेंस टू इच अदर। चलिए हम अब बात करते हैं बेटा लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। एक वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए आपको क्या क्या लीगल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में क्या बोला है? कंसिडरेशन must be offered by the promiser or third party at the desire or request of the promiser. This implies return element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise settlement is enforceable. मैंने आपको बताया था contract of marriage. Contract of marriage. Contract of marriage की बात करें बेटा तो यहां पर ऑफर भी होता है प्लस एक्सेप्टेंस भी होता है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों शामिल होता है। हम यहां पर कंसिडर करते हैं एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर एक चीज बताया गया है कि एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। यहां पर थर्ड पार्टी की अगर डिजायर पर कोई कंसिडरेशन होगा बेटा तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इन दुर्गा प्रसाद एंड बालदेव, यहां पर डिफेंड प्रॉमिस टू पे द पेंटिफ ऑफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल ऑफ विच वुड बी सोल्ड थ्रू हर एजेंसी इन अ मार्केट। तो एक केस स्टडीज गिवन है बेटा, आप इसको देख लोगे एक बार, आराम से हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम द विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू शो, आर कैन नॉट डिमांड फॉर रिवार्ड फॉर सर्विस। यहां पर जो डिजायर होना चाहिए कि इसका प्रॉमिसर के डिजायर पे ही आप कुछ काम कर सकते हो। फिर आगे हम बात करते हैं डिजायर कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन प्रोमिजी के थ्रू भी हो सकता है और अदर पर्सन के अंदर भी हो सकता है। बेटा अगर हम बात करें इन इंडिया की बात करें, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज ए गिवन सेक्शन 2D मेक्स दैट द proposition clear. According to definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something, such act or abstinence is called consideration. Other words, there can be a stranger to consideration, but there can be a stranger to consideration. यहाँ पर stranger to consideration तो हो सकता है, लेकिन stranger to contract नहीं बन सकता है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? यहाँ पर एक आपका केस स्टडीज भी गिवन है कि ओल्ड लेडी मेड गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टीज डॉटर विद द डायरेक्शन ऑफ द टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी मटेरियल अंकल। लेकिन यहां पर देखिए कंसिडरेशन जो होता है किसी और के थ्रू भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ाया था बेटा तो वहां पर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बताया था कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बोथ पार्टीज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन टू ईच अदर। यहां पर दोनों पार्टीज अपने अपने वादा निभा रखे। से फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, यहां पर मैंने आपको कहा कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मिस्टर वाई मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, और इसने कहा कि देखो मैं इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए देना चाहता हूं। यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी कर दिया और यहां पर जो मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दिया बेटा। सिमिलरली मैं कह सकता हूं दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर दोनों पार्टीज दोनों प्रॉमिस अपने अपने वादा को निभा रहे हैं। और एग्जीक्यूटरी का मतलब ये होता है बेटा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी अपनी वादा परफॉर्म तो कर लिए होते लेकिन सामने वाला पार्टी जो अभी वादा परफॉर्म नहीं किया है। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटा तो अभी टोटली कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, ये लोग फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ गया आपको? बढ़े आगे चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कंसिडरेशन में भी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन में तीनों ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। पास्ट भी होना चाहिए, कंसिडरेशन प्रेजेंट भी चलेगा और फ्यूचर कंसिडरेशन भी चलेगा। तो यहां पर तीनों ही
The words has done or abstained from doing as contained in section 2D are recognition of the doctrine of the past consideration. In order to support the promise, a past consideration must move be previous request. In a general principle that the consideration in a given accepted in the exchange of promise, the consideration if past may be motive cannot be real. तो यहाँ पर कंसिडरेशन पास्ट भी होना चाहिए, प्रेजेंट भी होना चाहिए, फ्यूचर भी होना चाहिए. कंसिडरेशन इज नॉट नीड टू बी एडिक्यूट. कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन की कुछ सम वैल्यू होनी चाहिए, कंसिडरेशन सफिशिएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी. काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसकी सम वैल्यू होना चाहिए. कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हो उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए. सफिशिएंट होगा और या इनसफिशिएंट होगा डजंट मैटर. चलिए उसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. यहां पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लीगली रूप में क्या होना चाहिए, बाउंड टू परफॉर्म. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने योग्य होना चाहिए. बेटा क्लियर है पॉइंट्स. चलिए बढ़ते हैं आगे. यही चीज जो मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, काल्पनिक नहीं होना चाहिए. कंसिडरेशन मस्ट बी नॉट अनलॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट उसका लॉफुल होना चाहिए. ऐसा ओफीम बेचने वाली काम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अनलॉफुल या इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जहां पर गैम्बलिंग कर रहे हो, ओफीम बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, चरेस बेच रहे हो. दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये वैलिड नहीं माना जाता है. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आप किसी की शादी करवा रहे हो, आप उसके बदले में पैसे चार्ज कर रहे हो, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए. यहां पर मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली बात कर रहा हूं. अब मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, आप पैसे लेकर के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं. क्या यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? बढ़े आगे. चलिए अब हम बात करेंगे कि शूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. शूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? तो थ्रू अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में बी प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन और थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शेव. यहां पर हमने अभी अभी बताया कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के थ्रू कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शो यू टू ईच अदर. सूट बाई थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट में बी प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी कैन नॉट sue ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ओनली पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue. यहां पर यह बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकता है, कोई अदर पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता. यही बातें बताया गया है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में बी प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी. द थर्ड पार्टी कैन नॉट sue ऑन कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पे sue नहीं कर सकता है. ओनली पर्सन हु इज कॉन्ट्रैक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है वही कॉन्ट्रैक्ट में ये कर सकता है. दूसरे 10 कॉन्सेप्ट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. यहां पर इसके लिए इसीलिए इसको बोला गया कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. समझ गए? जैसे P हु इज इंडेबिटेड टू Q सेल हिज प्रॉपर्टी टू R. R promises to pay off the debt amount to Q. If R fails to pay, then such situation Q has no right to sue as R is a stranger to contract. stranger to contract के अंदर उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दूसरे शब्दों में stranger to contract cannot sue you. stranger to contract cannot sue you is known as doctrine of privity to contract. privity to contract का मतलब क्या होता है? stranger to contract cannot sue you to each other. ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही कर सकते हैं. बट इसके बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस जहां पर कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट के केस में क्या होता है? जो सामने वाले जो पार्टी है जिनके फायदे के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, अगर मान लीजिए उनका अगर फायदा ब्रीच होती है तो उस कंडीशन में वो केस कर सकते हैं. चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. इफ द टर्म्स ऑफ अ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली who are originally are not parties to contract settlement by the enforceable. For example, देखो समझो यहां पर इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट हम बात कर रहे हैं दो भाइयों के बीच में. यहां पर देखो टू ब्रदर्स X and Y. टू ब्रदर्स X and Y agree to pay the allowance of 20,000 to mother on
partition of joint properties but later on denied to abide by it, held their mother although stranger to contract, can require their son such allowance is a court of law. तो ये लॉ में कोर्ट में जाकर के यहां पर केस कर सकते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट के लिए है. तो यहां पर समझो दो ब्रदर्स है एक्स एंड वाई है, एग्री टू पे अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर ऑन अ पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज बट लेटर दे डिनाइड टू अवॉइड बाय इट, हेल्ड देयर मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर क्या है, उनकी मदर कौन है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है. कैन रिक्वायर देयर सन्स फॉर सच अलाउंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ सर्टेन केसेस, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. उसके बाद अरेंजमेंट, अ प्रोविजन में बी मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ पर्सन. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर सामने वाले के बेनिफिट्स के लिए अगर हम बात करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट जो भी यहां पर जो पार्टीज है उनके अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो ही मे बी फाइल टू ऑल्दो ही इज नॉट. अगर उसके बेनिफिट के लिए, उसके हित के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, बेशक वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, फिर भी वो केस कर सकते हैं. जैसे यहां पर समझो मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम for ill treating her. Mr. X promised to his wife's father, Mr. Puri, that he will be treat her properly, else may pay for monthly allowance. But she was again ill treated by the husband. Hence she has all right to sue Mr. X against the contract made by the between the, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है बेटा मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी, इवन दो ही वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद हम अगर बात करें इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट की अगर बात करें जहां पर हम ट्रांसफर की बात करते हैं, तो व्हेन द बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइंड, असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिट को अगर ट्रांसफर करा गया, इस कंडीशन में भी होता है, फिर शुड बी नॉट इन्वॉल्व पर्सनल नेचर. यहां पर पर्सनल नेचर के इन्वॉल्वमेंट नहीं चलेगा. जब मैं आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा मैं कि पर्सनल नेचर के स्किल्स क्या होता है, और जो पार्टी होते हैं, जो प्रोमिसर्स होता है, वही पूरा कर सकता है पर्सनल स्किल्स के अंदर. एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल्स वेयर द प्रोमिसर बाय द हिज कंडक्ट और एक्नॉलेज हिमसेल्फ और एजेंट थर्ड पार्टी इफ वुड रिजल्ट इनटू द बाइंडिंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पार्टी. जैसे यहां पर बताया इफ एल गिव्स टू एम रुपीज 20,000 टू गिवन एंड एम इन्फॉर्म and that he is not holding money him, but afterwards M refused to pay. M ने बाद में जाकर के क्या कहा कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा, and will be entitled recover the same amount former, that is M. In case of covenant running with the land, कुछ यहां पर अगर हम बात करें, the person who is purchased the land with the notice that owner of the land is bound to certain duties affecting land and the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, one owner of the land having two adjacent to each other. One was agriculture land, एक जो है पहला जो agriculture land है. Second, he sold the other land containing the condition it can be never be used for industrial purpose, so protect the other agriculture land from the pollution. Such condition is attached with the land who is even the successor of the land has to avoid. Such are called restrictive covenant and other successor are bind to it. तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी अगर चीज ऐसा है जो अगर बात करें इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मतलब पेड़ पौधा हो गया, तो आप उनको ऐसे नहीं कर सकते हो या उनको सेल आउट नहीं कर सकते हो, उसको काट नहीं सकते हो. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, लीगल एक्सेप्शन टू द प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एजेंट. जब कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो एजेंट के थ्रू, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, तो यहां पर प्रिंसिपल्स कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. अगर एजेंट अगर मान लीजिए वो अपने अथॉरिटी की बियॉन्ड अगर नहीं गया है या अगर विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी है, इस केस में क्या कर सकते हैं, द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एजेंट के थ्रू भी बन सकता है. द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट एक्टेड. एजेंट जो है जो भी काम किया होगा विद इन द अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, बियॉन्ड अथॉरिटी नहीं चलेगा. समझ गए बात को? जैसे यहां पर प्रशांत अपॉइंट्स अभिनव हैज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस. प्रशांत ने अपॉइंट करा अभिनव को
हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस, कि मेरा हाउस सेल करो। अभिनव सेल्स, अभिनव ने यहां पर सेल कर दिया हाउस टू तरुण। नाउ प्रशांत हैज राइट टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम तरुण। तो प्रशांत के पास ये राइट है कि अपने एजेंट के थ्रू वो पैसे ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो दीज आर द पॉइंट्स जो एक्सेप्शंस के बारे में हमने डिस्कस करा। फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखो मैंने अभी कहा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं बेटा जहां पर क्या होता है, बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद कंपनसेशन पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होना चाहिए बेटा। हमारे वी हैव वेरी लेस टाइम बेटा, ऑलरेडी हमारी और भी क्लासेस हैं, तो यहां तक आप लोग रिवाइज करो, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।